हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 5 करेंगे, इसका पार्ट 2। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स है आपका फैसिलिटीज़ फॉर इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर के बारे में। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टर्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि एजेंसी कमीशन। तो जो एक्सपोर्ट एजेंसी होती है उनको कमीशन कैसे पे किया जा सकता है, तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो रेमिटेंस कर दिया जाए, यानी पैसा जो है भेज दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए उनके खाते में, या इनवाइस में से ही वो अपना कमीशन डिडक्ट कर लें। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। तो कमीशन कैन बी आइदर अलाउड बाई रेमिटेंस कर दिया जाए, या फिर जो है इनवाइस वैल्यू से ही जो है एडी मतलब आपका अथराइज डीलर जो है डिडक्ट कर ले, पैसे काट ले उसमें से। लेकिन वो भी पैसे काटेगा किस हिसाब से, एक कंडीशन होती है उसमें कि इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन रिलेटिव ईडीएफ फॉर्म। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है वहाँ ईडीएफ फॉर्म में, जहाँ पर सॉफ्टेक्स फॉर्म भरना है वहाँ पर सॉफ्टेक्स फॉर्म में ये चीज़ मतलब डिक्लेरेशन दे दिया गया है कि हाँ एक्सपोर्ट कर दिया गया है। एंड एक्सेप्टेड बाई, और ये बात एक्सेप्ट कर ली गई है बाई कस्टम अथॉरिटीज़। एंड दैट मतलब कि जो है कस्टम अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि दैट द रिलेटिव शिपमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड, मतलब जो शिपमेंट है वो कर दिया गया है, इस बात का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ये कस्टम अथॉरिटीज़ भी एक्सेप्ट कर ले। साथ ही साथ ईडीएफ और सॉफ्टेक्स फॉर्म पे ये डिक्लेरेशन दे देना होगा एक्सपोर्टर को, तभी वो जो है जो एजेंसी अपना कमीशन जो है डिडक्ट कर लेगी। रेमिटेंस के तौर पर उसे पैसे मिल सकते हैं, या फिर जो है इनवाइस में से ही वैल्यू को वो मतलब उतना पैसा डिडक्ट कर सकते हैं एजेंसी वाले। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि मतलब एक तो ईडीएफ फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म। सॉफ्टेक्स फॉर्म जब सॉफ्टवेयर हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर के अलावा और कुछ भी जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म ईडीएफ फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो ईडीएफ फॉर्म और सॉफ्टेक्स फॉर्म को आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि हाँ हमने रेमिटेंस मतलब जो है हमने जो एक्सपोर्ट करना था वो कर दिया है। तो फिर जो एजेंसी का कमीशन है वो एजेंसी को या तो आप रेमिटेंस के थ्रू दे दीजिए जो एक्सपोर्टर है, या फिर जो है एजेंसी खुद ही आपके इनवाइस से उस वैल्यू को डिटेक्ट कर ले। ठीक है फ्रेंड, फिर दूसरा है रिडक्शन इन इनवाइस वैल्यू। तो क्या ये पॉसिबल है, जो इनवाइस है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की है, तो क्या उसकी वैल्यू जो है 80 लाख रुपए की जा सकती है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ कंडीशंस के तहत ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सपोर्टर में बी अलाउड रिडक्शन इन इनवाइस वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट टू ओवरसीज बायर। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो आपका एक्सपोर्टर है वो ओवरसीज बायर जो विदेश में खरीदार है उसको डिस्काउंट दे देगा, कैश डिस्काउंट दे देगा फॉर प्री पेमेंट ऑफ यूसांस बिल। यूसांस बिल क्या होता है फ्रेंड, जो आपका काफ़ी लंबे समय बाद या कुछ समय बाद पेमेंट होनी हो। एक तो ऑन द स्पॉट पेमेंट होती है, आज अभी आपने सामान खरीदा अभी पेमेंट कर दी, और एक सामान अभी परचेज कर लिया लेकिन 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद पेमेंट करते हैं। तो ये जो पेमेंट आप करते हैं लेट से, उसे ही यूसांस बिल कहते हैं, इसमें पेमेंट लेट से आती है। ठीक है, तो अगर कोई यूसांस बिल है जिसकी यानी किसी यूसांस बिल की पेमेंट मान लीजिए 6 महीने बाद होनी थी, तो उसकी प्री पेमेंट कर दी, यानी कि जो आपका ओवरसीज बायर है उसने जो है प्री पेमेंट कर दी, पेमेंट पहले ही कर दी, तो उस केस में क्या करेगा एक्सपोर्टर कि उसे डिस्काउंट दे देगा, है ना। वही बात है कि मतलब आप 6 महीने बाद मुझे 1 करोड़ देंगे, उससे अच्छा है कि आप मुझे अभी 90 लाख दे दीजिए। तो एक्सपोर्टर क्या करता है कि अभी आप मुझे अगर अभी पेमेंट करेंगे तो आप मुझे 90 लाख रुपए दे दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, देन कि मैं 6 महीने तक वेट करके आपसे 1 करोड़ रुपए लूँ। तो इस केस में मतलब जो है कस्टमर मतलब आपका एक्सपोर्टर जो है वो इनवाइस की वैल्यू को रिड्यूस करवा दे रहा है। देखिए इनवाइस की वैल्यू रिड्यूस हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि भाई 1 करोड़ रुपए का इनवाइस था और 90 लाख रुपए में सेटलमेंट हो गया, तो इनवाइस की वैल्यू रिड्यूस हो गई। ठीक है, द डिस्काउंट कैन बी अलाउड फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड एट स्टिपुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एट ए लिबोर ऑफ करेंसी। ठीक है, तो मतलब डिस्काउंट किस पर अलाउ किया जाएगा? पहली बात तो ये कि जो इनवाइस है वो अनएक्सपायर पीरियड वाली होनी चाहिए, मतलब इनवाइस की जो डेट है मतलब जितनी उसकी वैलिडिटी थी वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जो है यूसांस बिल जो था वो 6 महीने के लिए था, तो विद इन 6 मंथ जो है मतलब ये डिस्काउंट अलाउ किया जा सकता है अनएक्सपायर्ड पीरियड का, ये मतलब हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, एट स्टिपुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टिपुलेट किया गया हो, आपस में समझौता हुआ हो, या फिर लिबोर लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट के तहत जो है इसे डिस्काउंट दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन अदर केसेस, दूसरे केसों में वेयर मतलब कहने का इन अदर केसेस जहाँ पर एक्सपोर्ट बिल हैज़ बीन सेंट फॉर निगोशिएशन या फिर कलेक्शन के लिए भेजा गया है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सपोर्ट बिल है वो निगोशिएशन के लिए गया हुआ है या कलेक्शन के लिए गया हुआ है, तो अब अगर जो है रिडक्शन करना है इनवाइस की वैल्यू में, तो एडी को जो है
कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा, मतलब एडी को इंश्योर करना होगा, जो आपका अथराइज डीलर है वो इंश्योर करेगा कि कुछ कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, तभी वो आपको जो है इनवॉइस की वैल्यू को रिड्यूस करने देगा। जैसे पहली कंडीशन है द रिडक्शन डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, पहली बात ये कि जो है जो इनवॉइस है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25% का डिस्काउंट ऑफर करिए, इससे ज़्यादा का मत करिए। अगर आप इसे 100 करोड़ है और 60 करोड़ कर रहे हैं तो ये अलाउ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे मतलब कम करना है, अगर आपको घटाना है तो 100 करोड़ का आप 75 करोड़ कर दीजिए। मैक्सिमम जो है 25% का डिस्काउंट अलाउ होगा। किस केस में फ्रेंड्स? जब ये एक्सपोर्ट बिल गया हुआ निगोशिएशन या कलेक्शन के लिए गया हुआ है, उस केस में। फिर एक बात और ध्यान रखनी है कि मतलब ये जो है उस जगह पर लागू नहीं होगा। कोई ऐसी कमोडिटी है जिस पर भारत सरकार ने कहा हुआ है कि ये जो कोई एक कमोडिटी है, कोई एक ऐसे सामान गुड्स है जिसको गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मिनिमम 100 रुपये पर बिकेगा ही बिकेगा। तो अगर ये गवर्नमेंट ने ही डिसाइड कर रखा कि मिनिमम 100 रुपये है, तो आप इस पर डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। इस पर डिस्काउंट आप 25% का ऑफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मिनिमम प्राइस का रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी इम्पोज्ड है तो उस पर हम ये जो है रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। और प्लस जो एक्सपोर्टर है वो आरबीआई की कॉशन लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए। आरबीआई की कॉशन लिस्ट का मतलब हुआ ऐसा एक्सपोर्टर जो कि मतलब डाउटफुल टाइप का है, जिसके मतलब पहले भी उसने गड़बड़ करी हुई है, तो उसकी लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने ये क्लियर कर लिया कि रिडक्शन मैक्सिमम 25% का अलाउड है, लेकिन जिस पर मिनिमम प्राइस का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है उसमें ये रिडक्शन नहीं अलाउड है, और जो एक्सपोर्टर है वो आरबीआई की कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब द रिडक्शन कैन बी अलाउड विदाउट एनी परसेंटेज रिस्ट्रिक्शन। अब दूसरा केस है, वहाँ पर क्या था, 25% का जो है इनवाइस वैल्यू का 25% तक का डिस्काउंट आप ऑफर कर सकते थे। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जो है रिडक्शन किसी परसेंटेज रिस्ट्रिक्शन के बगैर अलाउ कर सकते हैं। रिडक्शन कैन बी अलाउड विदाउट एनी परसेंटेज रिस्ट्रिक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 25% ही मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। आप कुछ भी डिस्काउंट दे सकते हैं, कितने भी परसेंट डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन खासियत क्या होनी चाहिए, द एक्सपोर्टर इज इन एक्सपोर्ट बिजनेस फॉर लास्ट 3 ईयर्स। कम से कम पिछले 3 सालों से एक्सपोर्ट बिजनेस में होना चाहिए, और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। ठीक है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, और आउटस्टैंडिंग इन अकाउंट इज नॉट मोर देन 5%। मतलब अब ये जो आपका इनवाइस थी वो जो है 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअल टर्न ओवर ऑफ प्रीसीडिंग 3 कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो पिछले 3 कैलेंडर ईयर का मान लीजिए जो एवरेज टर्नओवर है वो अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है, तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट आप ऑफर कर सकते हैं इस 100 करोड़ का 5%, यानी मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का डिस्काउंट आप ऑफर कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या था, इनवाइस लेवल पर इन्होंने कहा था कि इनवाइस का ही 25% डिस्काउंट देना है। वहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप डिस्काउंट कितना भी इनवाइस का दे दीजिए, लेकिन इंश्योर करिए कि ये जो है आपके पिछले 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है उसके 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतनी बातें यहाँ पर हमने समझ ली कि इनवाइस वैल्यू का रिडक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। किस केस में? एक्सपोर्टर जो है अपने ओवरसीज बायर को डिस्काउंट दे देता है, कैश डिस्काउंट देता है। कब? जब वो इशांस बिल को प्री पेमेंट कर देता है। कौन? ओवरसीज बायर जो है अब इशांस बिल को प्री पेमेंट कर देगा तो उसे वो कैश डिस्काउंट देता है। अब ये कैश डिस्काउंट जो है अनएक्सपायर्ड पीरियड पर ही अलाउ होता है। अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब अगर मान लीजिए इशांस बिल 6 महीने के लिए अलाउड था तो विद इन 6 मंथ ही जो है ये डिस्काउंट अलाउड होगा फ्रेंड्स। ओके, अब अगर मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट बिल है, ठीक है, वो जो है कलेक्शन के लिए गया है, निगोशिएशन के लिए गया हुआ है, तो उसमें भी इनवाइस वैल्यू में रिडक्शन पॉसिबल है, लेकिन जो आपका अथराइज डीलर है वो इंश्योर करेगा कि जो रिडक्शन आप कर रहे हैं वो 25% ऑफ इनवाइस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ये डिस्काउंट जो है मिनिमम प्राइस रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ों पर लागू नहीं होगा, और एक्सपोर्टर जो है आरबीआई की कॉशन लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई की कॉशन लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए। दूसरा केस है कि मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, वो पिछले 3 साल से जो है एक्सपोर्ट के बिजनेस में उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो वो जो है ये 25% की कंडीशन नहीं, कितने भी परसेंट का डिस्काउंट वो अलाउ कर सकता है अपने फॉरेन बायर को, बशर्ते कि जो भी डिस्काउंट अलाउ करेगा वो उसके पिछले 3 साल के टर्नओवर का एवरेज टर्नओवर का मैक्सिमम 5% ही डिस्काउंट अलाउ कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्लियर कर लिया। फिर तीसरा पॉइंट उठाएंगे, क्लेम अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। तो अगर एक्सपोर्ट जो किया है एक्सपोर्टर ने, उसके अगेंस्ट जो क्लेम है उसको वो बैंक से मांग सकता है। तो बैंक कैन अलाउ क्लेम अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल, मतलब एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट कोई भी अगर क्लेम है तो वो जो है अलाउ कर देगा बैंक, लेकिन कंडीशन क्या होगी, प्रोवाइडेड द रिलेटिव एक्सपोर्ट प्रोसीड हैज़ बीन रियलाइज्ड। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट में आपने पैसे मान लीजिए
10 करोड़ का सामान भेजा था तो वो 10 करोड़ रुपए रियलाइज हो गए, मतलब कि पैसे मिल गए हैं, और पैसे मिले साथ ही साथ वो भारत में ट्रांसफ़र भी होकर के आ चुके हैं। दो बातें, पहली बात ये एक्सपोर्ट प्रोसीड यानी पैसा जो आपने सामान बेचा है वो रियलाइज हो गया, मतलब कहने को उसके पैसे मिल गए, 10 करोड़ मिलने थे, 10 करोड़ आपको मिल गए हैं, साथ ही साथ वो 10 करोड़ रुपए या 10 करोड़ डॉलर जो हैं वो इंडिया में रिपेरिएट हो गए, मतलब इंडिया में आ भी चुके हैं। अगर ऐसा हो गया है तो बैंक जो है क्लेम अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल अलाउ कर देता है। साथ ही साथ जो है जो एक्सपोर्टर है वो आरबीआई की कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो क्लेम अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स का यही मतलब हुआ कि अगर एक्सपोर्टर कोई क्लेम है करता है अपने एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट में तो बैंक उसे अलाउ कर देगा, लेकिन जो एक्सपोर्ट प्रोसीड था वो रियलाइज हो चुका होना चाहिए और साथ ही साथ वो पैसा भारत में आ चुका होना चाहिए। ठीक है, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। अब एक्सपोर्ट जो किया है, आप मान लीजिए जो है कोई सामान आपने विदेश में भेजा लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो वो सामान वापस आ जाएगा, तो उसका जो है पैसा आपको रिफंड मिलना चाहिए। देखिए मतलब कहने को विदेश, मान लीजिए आपने जो है 100 कार भेजी विदेश में और वो 100 कार में से 10 कार डिफेक्टिव हैं या 100 कार डिफेक्टिव हैं, तो वो पूरे पूरे आपको वापस आना पड़ेगा, पूरा मतलब सामान आपको वापस लेना पड़ेगा और जो है रिफ़ंड करना पड़ेगा आपको। जो एक्सपोर्ट का पैसा मिला है, भाई उसने 100 कार के पैसे दिए तो 100 कार का पैसा आप उसको वापस रिफ़ंड कर देंगे। तो रिफ़ंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड कैन बी अलाउड बाई अथराइज डीलर थ्रू होम द प्रोसीड ऑफ एक्सपोर्ट बिल। मतलब कहने का ये है कि रिफ़ंड जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड का अलाउ किया सकता है अथराइज डीलर द्वारा। और कौन सा अथराइज डीलर? थ्रू होम द प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट बिल, जिसके द्वारा एक्सपोर्ट बिल का जो पैसा था वो रिसीव हुआ था। मतलब कहने का मान लीजिए कि आप जो है किसी बैंक में गए, मान लीजिए पीएनबी में चले गए या एसबीआई में चले गए, ठीक है, ये आपका अथराइज डीलर 1 है, मान लीजिए एसबीआई आपका अथराइज डीलर 1 है या फिर जो है अथराइज डीलर 1 एसबीआई है। उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स आपका कि सारा मतलब कहने का सारा पैसा एसबीआई में ही आया हुआ था, तो ये आपका अथराइज डीलर हो गया। तो अब जो है जब आपका पैसा रिफंड होगा तो इसी अथराइज डीलर के थ्रू ही होगा। तो वही बात बोल रहे हैं कि रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड अलाउड होता है किस मतलब अथराइज डीलर द्वारा, थ्रू होम, जिसके द्वारा प्रोसीड्स जो है एक्सपोर्ट बिल के हमारे देश में रिसीव हुए थे, प्रोवाइडेड। लेकिन अब ये पैसा रिटर्न कब हो सकता है उसकी भी कुछ कंडीशन है। प्रोवाइडेड द एक्सपोर्टर हैज़ सबमिटेड द एविडेंस ऑफ री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। लेकिन क्या है, एक्सपोर्टर ने एक एविडेंस सबमिट करना होगा, मतलब जो आपका एक्सपोर्टर उसको ये साबित करना होगा कि हमने जो डिफेक्टिव सामान था उसको अपने देश में वापस इंपोर्ट कर लिया है ऑन अकाउंट ऑफ, किस वजह से, पुअर क्वालिटी थी या कोई जो है ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, बिजनेस को लेकर झगड़ा हो गया है, ठीक है। तो इन वजहों से गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ट्रेड में डिस्प्यूट हो गया, पहले आपस में बात बनी हुई थी, बाद में डिस्प्यूट हो गया कि नहीं हम आपसे सामान नहीं लेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि उस सामान को इंडिया में वापस लाना होगा उसे। तो इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा एक्सपोर्टर को कि हाँ हमने वो सामान वापस इंडिया में ला लिया है, ठीक है। अब इसमें जो है जो आपका अथराइज डीलर है उसे कुछ और ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस रिगार्डिंग द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्टर। अब यहाँ पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है एक्सपोर्टर का वो अच्छा है या नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस देने की ज़रूरत होगी। किसको? अथराइज डीलर या बैंक को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो फ्रॉड कर रहा हो। भाई उसने सामान भेजा, यहाँ से सामान वहाँ पहुँच गया, अब उसने कहा कि जो है जो कार हमने 100 कार भेजी थी वो डिफेक्टिव हैं, वो 100 कार यहाँ लेकर ही नहीं आया, लेकिन यहाँ से जो पैसे आए तो वो वापस विदेश में भिजवा दिए, मतलब कार नहीं आई और सामान पैसा भिजवा दिया, वापस रिफंड करवा दिया। तो उसने क्या किया, ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर लिया। तो इसीलिए जो है ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपोर्टर का ध्यान से देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है गड़बड़ कर रहा है। वेरीफाइड द बोनाफाइड ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब क्या उसकी इंटेंशन जो है मालाफाइड है या बोनाफाइड है। बोनाफाइड मतलब क्या उसके इरादे सही हैं या गलत हैं। मालाफाइड का मतलब क्या वो कुछ गलत करना चाह रहा है, नहीं। तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि क्या उसकी जो इंटेंशन है इस ट्रांजेक्शन के पीछे वो बोनाफाइड है या नहीं है। साथ ही साथ जो है उसको एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जो है इशू करवाना पड़ेगा डीजीएफटी से या कस्टम अथॉरिटी से कि कोई इंसेंटिव नहीं लिया था जब उसने ये एक्सपोर्ट किया था। जब उसने ये एक्सपोर्ट किया था तो उसने मतलब हमारे देश से कोई इंसेंटिव उसको नहीं मिला था, क्योंकि अगर वो इंसेंटिव मिला है तो उसे वापस लेना होगा एडी को या फिर जिसने प्रोवाइड किया था। तो डीजीएफटी से और कस्टम अथॉरिटी से उसे एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा कि हाँ मैंने जब ये सामान 100 कार एक्सपोर्ट की थी तो मैंने कोई इंसेंटिव नहीं लिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। तो रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड अलाउड होता है उसी एडी के थ्रू होता है जिसके थ्रू जो है ओरिजिनली एक्सपोर्ट प्रोसीड रिसीव हुए थे, ठीक है। अब
उसको एक्सपोर्टर को जो है प्रूफ देना पड़ेगा, एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा कि उसने गुड्स को री इम्पोर्ट कर लिया है और किस इंडिया में वापस, और किसने पुअर क्वालिटी की वजह से या ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अथराइज डीलर को कुछ और बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो उसका एक्सपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि सही है या नहीं है। दूसरी, बोनाफाइड इंटेंशन है या नहीं है उसका, इस ट्रांजेक्शन के पीछे क्या उसका कोई गलत इरादा तो नहीं है, पैसे ब्लैकमेलिंग वगैरह का तो नहीं इरादा है, ठीक है, मतलब ब्लैक मनी वगैरह का इरादा नहीं है। ऑब्टेन द एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई जो है डीजीएफटी, मतलब एक डीजीएफटी या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और या कस्टम अथॉरिटी से एक जो है सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा कि उसने कोई इंसेंटिव नहीं लिया था जब इस गुड्स को उसने एक्सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक उठाएंगे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट का मतलब ये हुआ कि जैसे नॉर्मली पता हमने 15 दिन के अंदर में जो है एक्सपोर्ट जो किया था उसका पैसा आना था, लेकिन 15 दिन में नहीं आया हमारे सारे एफर्ट के बावजूद, तो फिर हमें उस टाइम लिमिट को बढ़वाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि सर 15 दिन में पैसे नहीं आए हैं, आप इसको अगले 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए हमें एक्सटेंशन दे दीजिए। तो उसी बारे में है ये पूरा अपना ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट इफ़ द एक्सपोर्ट विल इज नॉट रियलाइज्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। जितना समय में प्रिस्क्राइब्ड था, जितने समय में पैसा मिलना चाहिए था, उतने समय में रियलाइज नहीं हुआ, मतलब उसके पैसे हमें नहीं मिले। फॉर द रीजन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एक्सपोर्टर, लेकिन किस वजह से नहीं मिले, क्योंकि वो जो कारण है वो एक्सपोर्टर के कंट्रोल में नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 देशों के बीच में झगड़ा हो गया है, या जो है कोई और प्रॉब्लम हो गई, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई है जिसकी वजह से वो रीजन बियॉन्ड कंट्रोल, जिस पर एक्सपोर्टर का कोई कंट्रोल नहीं है, इस वजह से अगर जो है उसका एक्सपोर्ट बिल रियलाइज नहीं होता प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर में, तो फिर वो एक्सपोर्टर को एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ईटीएक्स है ना, इन द फॉर्म ईटीएक्स, एक ईटीएक्स फॉर्म भरेगा, कौन, एक्सपोर्टर ईटीएक्स फॉर्म भरेगा और उसे जो है सबमिट कर देगा एडी के पास में, विच हैज़ हैंडल्ड द एक्सपोर्ट, जिसने एक्सपोर्ट बिल को हैंडल किया था, और सीक द एक्सटेंशन फॉर टाइम लिमिट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब अब क्या होगा, एडी के पास जाएगा, ईटीएक्स फॉर्म को भर करके सीख करेगा कि वो जो है उसकी टाइम लिमिट को बढ़ा दें, जो पेमेंट जो है 3 महीने में होनी थी वो 3 महीने में नहीं हो पाए, तो वो ये रिक्वेस्ट करेगा जो है अपना अथराइज डीलर से कि आप जो है इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब अथराइज डीलर जो है परमिटेड है, आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है कि जो एडी होता है वो परमिटेड होता है, एक्सटेंशन दे सकता है, एक बार में 6 महीने का एक्सटेंशन है ना, फ्रॉम द AD is permitted by Reserve Bank of India to grant extension of time limit for realization of export proceed beyond the stipulated period from the date of export up to period of 6 months at a time। ठीक है, एक बार में 6 महीने का, irrespective of invoice value है ना, इनवाइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब कितनी इनवाइस वैल्यू है एक्सपोर्ट की, उसके इर्रेस्पेक्टिव जो है एक बार में 6 महीने के लिए एक्सटेंशन अलाउ कर सकता है, कौन, अथराइज डीलर। ऐसी परमिशन जो है एडी उस आरबीआई ने दे रखी हुई है, लेकिन जो है कुछ कंडीशंस यहाँ पर भी फुलफिल करनी होंगी। कौन कौन सी, पहली कंडीशन ये है, द एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन कवर्ड बाय द इनवाइस आर नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय डीजीएफटी या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या किसी अदर, मतलब जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है जिस पर आप जो है 6 महीने का एक्सटेंशन चाह रहे हैं, वो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा, यानी फ्रॉड वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड सीबीआई वगैरह उसमें जांच कर रही है तब ये 6 महीने का एक्सटेंशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, द एडी कैटेगरी 1 इज सेटिस्फाइड दैट एक्सपोर्टर हैज़ नॉट बीन एबल टू रियलाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड बियॉन्ड रीजन ऑफ हिज कंट्रोल, और जो आपका अथराइज डीलर है या बैंक है वो इस बात से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वाकई जो है जो एक्सपोर्टर है वो अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी एक्सपोर्ट प्रोसीड को रियलाइज नहीं कर पाया है, और जो रीजन है वो उसके कंट्रोल के बाहर है, जिस वजह से वो एक्सपोर्ट प्रोसीड को नहीं रियलाइज कर पाया, इस बात का सेटिस्फैक्शन बैंक को हो जाना चाहिए। द एक्सपोर्टर सबमिट अ डिक्लेरेशन दैट द एक्सपोर्ट प्रोसीड विल बी रियलाइज ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड। ठीक है, अब एक्सपोर्टर को एक जो है डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा कि आप जो हमें 6 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं, विद इन 6 मंथ जो है हम इस एक्सपोर्ट प्रोसीड को रियलाइज करवा देंगे, यानी जो हमने सामान भेजा उसका पैसा हमें अगले 6 महीने के अंदर अंदर जरूर से ज़रूर मिल जाएगा, इस बात का वो देना पड़ेगा, इसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वाइल कंसिडरिंग एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, अगर जो है वैसे तो 6 महीने के लिए अलाउ होता है डेट ऑफ एक्सपोर्ट से, लेकिन अगर मान लीजिए जो है एक साल से ज़्यादा है ना, अगर एक्सटेंशन 1 साल से ज़्यादा देना है मान लीजिए, तो टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोर्टर डज नॉट एक्सीड $1 मिलियन, ठीक है, या 10% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, विच एवर इज हायर। ओके, तो अब मान लीजिए, मतलब कहने का या तो $1 मिलियन, ठीक है, $1 मिलियन, या पिछले 3 साल के अंदर में जो एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है, मतलब एक्सपोर्ट कितना किया, उसका कितना पैसा आया हुआ है, उसका एवरेज मान लीजिए जो है $4 मिलियन आता है
फॉर एग्जांपल। तो अब इसमें से जो भी हायर हो, चाहे $1 मिलियन, चाहे जो है पिछले 3 साल का एवरेज जो है आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड का रियलाइजेशन, जो भी ज़्यादा होगा वो उतना जो है उतना ही एक्सटेंशन अलाउ कर सकते हैं। वाइल कंसिडरिंग एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट द टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपोर्टर डज नॉट एक्सीड। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग है ऑफ एक्सपोर्ट की, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1 मिलियन या 4 मिलियन। ठीक है, अभी जो हमने एक एग्जांपल देखा था उसमें हमने देखा कि $1 मिलियन और 10% जो आ रहा है पिछले 3 साल के प्रोसीड का, वो मान लीजिए $4 मिलियन है। तो $4 मिलियन से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का $10 मिलियन का आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर जो भी हायर हो, ज़्यादा से ज़्यादा $4 मिलियन का अगर आउटस्टैंडिंग होता तो इसे जो है 1 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जा सकता था। इस केस में हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो 10% से या $1 मिलियन से भी ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आपका टाइम एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट में हमने क्या समझा। एक्सटेंशन अलाउड होता है, उसको कौन सा फॉर्म भरना होता है फ्रेंड्स, ETX फॉर्म भरना पड़ेगा AD के पास जा करके, और ये बोलना पड़ेगा कि हमारे कंट्रोल के बाहर है, आप हमें एक्सटेंशन दे दीजिए। तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट से 6 महीने का अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया जाता है एक्सपोर्टर को। लेकिन उसमें ये इंश्योर करना होगा कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, ना तो CBI या ED वगैरह इसके पीछे लगे नहीं हुए हैं इस ट्रांजैक्शन जिसको आप जो है एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, बैंक इस बात के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो एक्सपोर्टर है उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके कंट्रोल के बाहर है इस पैसे को इंडिया में लाना। ठीक है, उसका एक डिक्लेरेशन देना होगा कि जितने इसी एक्सटेंशन पीरियड में ही जो है हम इस पूरे पैसे को इंडिया में ले आएंगे या रियलाइज करवा लेंगे। ठीक है, अब अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का जो है एक्सटेंशन अगर चाहिए होगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्टर की हो वो $1 मिलियन, ठीक है, या फिर जो है 10%। आप पिछले 3 साल का एवरेज जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड निकाल लीजिए, पिछले 3 साल में कितना एवरेज प्रोसीड रहा है उसका 10% निकालिए। अब जो भी ज़्यादा हो, $1 मिलियन ज़्यादा है या 10% जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड का ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा की आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी 1 साल का एक्सटेंशन अलाउड होता है। ठीक है फ्रेंड, अब अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, जो है राइट ऑफ अनरियलाइज्ड बिल। अनरियलाइज एक्सपोर्ट बिल है, मतलब कोई एक्सपोर्ट बिल है जो कि रियलाइज हो ही नहीं पाया, हमने पूरा एफर्ट किया एक्सपोर्टर ने, लेकिन जो है उसको पैसे मिले नहीं। तो उस केस में क्या किया जा सकता है, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का अनरियलाइज्ड बिल पड़ा हुआ है, तो कब तक जो है हम इसको 5 करोड़ रुपए ये सोचते हुए रहेंगे कि हमारा ये पैसा वापस आ जाएगा वापस आ जाएगा। कभी तो ऐसा होगा कि मतलब हमें लगेगा कि अब ये पैसा लौटना ही नहीं है। तो उस केस में क्या हम उसे राइट ऑफ कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या कंडीशंस होती हैं, यही बात यहाँ पर हम समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो द एक्सपोर्टर हु हैज़ नॉट बीन एबल टू रियलाइज द आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट ड्यूज डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट, मतलब अपना बेस्ट एफर्ट लगाने के बावजूद भी एक्सपोर्टर जो है रियलाइज नहीं कर पाया है आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट ड्यूज को, में आइदर सेल्फ राइट ऑफ और अप्रोच द AD कैटेगरी 1 बैंक हु हैज़ हैंडल द रिलेवेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट विथ अप्रोप्रिएट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब कहने का मतलब इनका ये है कि एक्सपोर्टर ने पूरा प्रयास किया जो है पैसे वापस लाने का, रियलाइज करवाने का, लेकिन नहीं कर पाया, तो या तो वो खुद राइट ऑफ कर देगा, या तो फिर जो है अथराइज डीलर कैटेगरी 1 के पास जाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ कि सर हम पूरा प्रयास किए हैं लेकिन हमसे पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, तो इसको राइट ऑफ कर दीजिए। तो RBI ने लिमिट जो है प्रिस्क्राइब की है कि अगर सेल्फ राइट ऑफ करना है तो कितने %, और अगर जो है अथराइज डीलर करेगा तो कितने %। अगर सेल्फ राइट ऑफ करना है तो अप टू 5% ऑफ एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इन लास्ट कैलेंडर ईयर। मान लीजिए पिछले कैलेंडर ईयर में जो आपका एक्सपोर्ट रियलाइजेशन था वो था 100 करोड़ रुपए का, तो उसका 5% यानी कि जो है 5 करोड़ रुपए तक का राइट ऑफ आप कर सकते हैं। अगर आपका 5 करोड़ रुपए तक का कोई अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल पड़ा हुआ है तो उसे राइट ऑफ कर दीजिए कि मान लीजिए ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब अगर जो है एक्सपोर्टर स्टेटस होल्डर है और उसका अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री है तो वो 10% तक राइट ऑफ कर सकता है। यानी 100 करोड़ रुपए अगर पिछले साल उसने जो है एक्सपोर्ट किया था 100 करोड़ रुपए का, और उसके खाते में 100 करोड़ रुपए आए थे एक्सपोर्ट रियलाइजेशन से, तो वो 10 करोड़ रुपए तक का बिल जो है अगर अनरियलाइज्ड है तो उसे राइट ऑफ कर सकता है। कौन? ये अगर नॉर्मल एक्सपोर्टर है तो 5% तक, अगर अच्छा एक्सपोर्टर है जिसका स्टेटस अच्छा है, उसका अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री है बैंक की नज़र में, तो 10% तक कर सकता है। और अगर वो बैंक के पास या अथराइज डीलर के पास जाता है तो अथराइज डीलर को परमिशन होती है कि 10% तक कर सकता है। कौन? ये वाले पर्सन को ही। ठीक है, तो अगर जो है मतलब एक अपने खुद से करना चाहेगा तो 5% जो है मतलब पिछले कैलेंडर ईयर में जो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है उसका 5% ही राइट ऑफ कर सकेगा। और अगर जो है
बैंक करना चाहेगा तो उसके जो है पिछले साल के जो है एक्सपोर्ट रियलाइजेशन का 10% तक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया लिमिट कि कितने परसेंट तक राइट ऑफ पॉसिबल है। ओके, तो राइट ऑफ अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल हमने समझ लिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसे ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब सवाल है अगला, इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन क्या होती है, कब हम मानेंगे कि इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ये किस डेट को मानेंगे। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन के लिए फिडई की गाइडलाइन क्या कहती है कि अगर जो है फॉरेन करेंसी का बिल है और अगर इंडियन रूपी का बिल है, तो दोनों के लिए अलग अलग केसेस हैं। फॉरेन करेंसी का बिल है तो जिस दिन नॉस्ट्रो अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है, जिस डेट को, उसी डेट को ही रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल माना जाएगा। मान लीजिए 6 तारीख को नॉस्ट्रो अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है, तो 6 तारीख ही जो है इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन मानी जाएगी उस एक्सपोर्ट बिल की। ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट कब, फॉरेन अकाउंट अगर करेंसी है, फॉरेन करेंसी बिल है तो नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट जिस डेट को हुआ है, और अगर इंडियन रूपी की करेंसी में बिल है तो वोस्ट्रो अकाउंट जिस दिन डेबिट हुआ है उस डेट को ही जो है हम इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट फ्रेंड्स हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो कमेंट में लिखिए कि नॉस्ट्रो अकाउंट किसे कहते हैं, एक लाइन में इसको क्या बोलते हैं, आवर अकाउंट विथ यू, योर अकाउंट विथ अस, देयर अकाउंट विथ देम, क्या कौन सी डेफिनेशन किस पे फिट होती है, तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी अगर बिल है तो नॉस्ट्रो अकाउंट जिस डेट को क्रेडिट होगा, और अगर इंडियन रुपए में मतलब जो है बिल है, जो बिल है वो इंडियन रुपए में है, तो जिस डेट को वोस्ट्रो अकाउंट डेबिट होता है उसी डेट को ही हम इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल मानते हैं। मतलब कहने का कि जो है विदेश में आपने सामान भेज दिया और वहाँ से मान लीजिए 100 करोड़ रुपए जो है आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो गए। मान लीजिए 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 2020 को क्रेडिट हुए नॉस्ट्रो अकाउंट में कितना, 100 करोड़ रुपए क्रेडिट हो गए। अब फॉरेन करेंसी का बिल है इसलिए ये जो है नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा आया है, तो इस केस में हम 6 दिसंबर को ही ये मान लेंगे कि ये एक्सपोर्ट बिल रियलाइज हुआ है। किस तारीख को, जिस तारीख को आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर इंडियन रुपए में बिल है, जो बिल है उस इंडियन रुपए में है, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा होगा आपका 1 मिलियन डॉलर लिखा होगा, है ना, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी का बिल है। ये 100 लाख रुपए लिखा होगा, इतना ही फ़र्क होता है। ठीक है, तो अगर फॉरेन करेंसी बिल है तो नॉस्ट्रो अकाउंट की क्रेडिट डेट, अगर इंडियन रुपए में बिल है तो वोस्ट्रो अकाउंट की डेबिट डेट को हम जो है इफेक्टिव डेट ऑफ एक्सपोर्ट मानते हैं। अब कुछ फॉरेन करेंसी के अकाउंट होते हैं फ्रेंड, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक भी होगा हमारा। फॉरेन करेंसी अकाउंट होते हैं 3 तरीके के हैं जिनके बारे में हमें यहाँ बात करनी है। एक तो है ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, तो ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया हुआ है फॉलोइंग एंटिटी टू ओपन, होल्ड एंड मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया आर इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी में जो अकाउंट है वो विदेशी करेंसी में होगा और खोला विदेश में भी जा सकता है और अपने देश में भी, इंडिया में भी खोल सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज में भी खोल सकते हैं। तो कौन कौन अलाउड है, किसको किसको अलाउ है कि वो फॉरेन करेंसी का अकाउंट खुलवा सकता है, तो एक्सपोर्टर खोल सकते हैं। एक्सपोर्टर टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन फॉरेन कंट्रीज आर इन इंडिया टू होल्ड एक्सपोर्ट प्रोसीड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर गुड्स इंपोर्टेड। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो एक्सपोर्टर हैं वो फॉरेन करेंसी के अकाउंट या तो इंडिया में खोल लें या विदेशों में खोल लें। ठीक है, और उसमें पैसा कौन सा होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे पैसा एक्सपोर्ट प्रोसीड, जो सामान आप एक्सपोर्ट करोगे उसका जो पैसा आएगा वो इसी खाते में, फॉरेन करेंसी का जो ये जो आपका अकाउंट है ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट जो आपने ओपन किया हुआ एक्सपोर्टर ने, उसमें ये पैसा आएगा जो भी ये आपका एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है पार्टिसिपेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आर एग्जीबिशन। ठीक है, जो अब मान लीजिए कोई विदेश में कोई जो है इंटरनेशनल मेला लगा हुआ है या कोई एग्जीबिशन है, मतलब आपका पेंटिंग वगैरह की प्रदर्शनी है और वहाँ पर कोई गया हुआ है अपने देश से, तो वो पार्टिसिपेंट क्या कर सकता है, ये टेम्प्रोरी फॉरेन करेंसी अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट को खोलेगा लेकिन टेम्प्रोरी रूप में ही खोलेगा, ताकि मान लीजिए कोई पेंटिंग बिकी, मान लीजिए उसकी 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो उस सेल्स प्रोसीड को उसमें डिपॉजिट करवा लेगा, है ना, उसके नॉर्मल अकाउंट में वो पैसे नहीं आ सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि जो भी बैलेंस होगा इस अकाउंट में वो भारत में रिपेरिएट हो जाना चाहिए, इंडिया में पहुंच जाना चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर, जिस डेट को वो एग्जीबिशन या मेला जो है ख़त्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी अगर ट्रेड फेयर में जा रहा है, किसी जो है
व्यापार मेले में या किसी प्रदर्शनी में कोई पार्टिसिपेंट जा रहा है तो वो जो सामान वहाँ पर बेचेगा उस पैसे को डिपॉजिट करने के लिए वो फॉरेन करेंसी के अकाउंट टेम्प्रोरी रूप से खोल सकता है। ध्यान देंगे, टेम्प्रोरी रूप से खोल देगा, ठीक है। और एक कंडीशन होगी कि जो भी पैसा इस अकाउंट में आएगा, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए उसने बेच करके, सारा सामान बेच करके 100 करोड़ रुपए तैयार किए इस अकाउंट में, टेम्प्रोरी फॉरेन करेंसी अकाउंट में, तो वो 100 करोड़ रुपए इंडिया में 1 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। 1 महीने कब से लेंगे? जिस डेट को वो एग्जीबिशन खत्म हुई या ट्रेड फेयर खत्म हुआ उस डेट से 1 महीने के अंदर अंदर इंडिया में वो पैसा रिपेरिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला, एक यूनिट लोकेटेड इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो एक कोई यूनिट है, कोई एजेंसी है, कोई फर्म है, वो भी ओपन कर सकती है फॉरेन करेंसी अकाउंट विथ AD कैटेगरी 1 बैंक इन इंडिया, ठीक है। तो AD कैटेगरी 1 के जो बैंक इंडिया में हैं उनके साथ में जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो यूनिटें हैं वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकती हैं। इसके अलावा अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, है ना, भारत का रहने वाला, भारत का निवासी, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बीइंग अ प्रोजेक्ट आर सर्विस एक्सपोर्टर, चाहे वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करता हो या सर्विस एक्सपोर्ट करता हो, मे ओपन, होल्ड एंड मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट विद बैंक आउटसाइड आर इन इंडिया, ठीक है। तो वो इंडिया में या विदेश में जो है फॉरेन करेंसी का अकाउंट ओपन कर सकता है, उसमें पैसे रख सकता है। कौन? रेजिडेंट, अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये लोग हैं जो मतलब फॉरेन, ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कौन कौन से लोग हैं फ्रेंड्स? हमने देखा, एक्सपोर्टर खोल सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट प्रोसीड का सारा पैसा उसमें आ सके। कोई अगर जो है टेम्प्रोरी मेला लगा हुआ है या फिर जो है कोई प्रदर्शनी एग्जीबिशन है तो उसके पार्टिसिपेंट जो है टेम्प्रोरी फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें सारे सेल्स प्रोसीड, जो भी सेल करके पैसा मिलेगा उसको उसमें जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि 1 महीने के अंदर अंदर, मेला खत्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर, एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर खत्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर उस बैलेंस को उन्हें इंडिया में रिपेरिएट कर देना होता है। उसके अलावा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे देश में बनाए गए हैं, उनमें जो यूनिटें फर्म लोकेटेड हैं वो भी जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकती हैं। इसके अलावा पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी जो है, अगर कोई प्रोजेक्ट जो है एक्सपोर्ट करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई सामान बेचता है या सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, तो वो भी जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है खोल सकता है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, ठीक है फ्रेंड। तो ये पहली कैटेगरी हो गई आपकी, कौन सी? फॉरेन करेंसी अकाउंट में पहली कैटेगरी देख ली हमने कि फॉरेन करेंसी का अकाउंट, सिंपल फॉरेन करेंसी का ये अकाउंट है। दूसरा अकाउंट जिसका हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स वो है DDA, डायमंड डॉलर अकाउंट। तो डायमंड डॉलर अकाउंट कौन खोल सकता है फ्रेंड्स? सभी नहीं ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सभी नहीं ओपन कर सकते हैं। हमने ये देखा कि कौन से लोग हैं जो ये फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसी तरीके से डायमंड डॉलर अकाउंट भी सभी नहीं खोल सकते हैं। कौन? तो फिर सवाल ये है कि कौन ओपन कर सकता है? इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर डीलिंग इन रफ एंड पॉलिश्ड डायमंड या डायमंड ज्वेलरी, ठीक है। तो वो व्यापारी जो कि मतलब रफ या पॉलिश किया हुआ जो हीरा है उसके व्यापार में, या हीरे की जो ज्वेलरी बनती है उसके व्यापार में जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर लगे हुए हैं वो डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि मैं ही कल से जो है हीरे का व्यापार करता हूं, तो क्या मैं खोल सकता हूं? तो नहीं फ्रेंड्स, वहां पर भी कंडीशन है कि एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, कम से कम पिछले 2 साल का, और एवरेज जो टर्न ओवर होना चाहिए जो है हमारा एक्सपोर्ट का, वो 3 करोड़ रुपए सालाना होना चाहिए। ध्यान देंगे हम यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो टर्न ओवर है वो 1 करोड़ रुपए का है, तो जो है मैं डायमंड डॉलर अकाउंट नहीं खोल सकता हूँ। पिछले 2 साल से मेरा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और एवरेज जो टर्न ओवर है मेरा वो 3 करोड़ रुपए का होना चाहिए, तभी मैं डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकता हूँ, ठीक है। तो वो अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो ही कैन ओपन डायमंड डॉलर अकाउंट विथ अथराइज डीलर फॉर ट्रांजेक्शन बिजनेस इन फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में मतलब उसको भाई विदेश से सामान मंगवा, एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको विदेश से पैसा आएगा, तो वो पैसे जमा करने के लिए डायमंड डॉलर अकाउंट खुला सकता है। कौन? जिसका पिछले 2 साल से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और पिछले जो है एवरेज जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो 3 करोड़ रुपए का है। साथ ही साथ एक और ध्यान देने वाली बात है कि हर एक्सपोर्टर जो है मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है फ्रेंड्स कि कोई डायमंड डॉलर अकाउंट मैक्सिमम कितनी लिमिट तक खोले जा सकते हैं? तो कोई भी जो आपका एक्सपोर्टर है वो मैक्सिमम 5 जो है डायमंड डॉलर अकाउंट DDA मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट तक ओपन कर सकता है। ये बड़ी ही नोटिस करने वाली बात है कि एक डायमंड डॉलर अकाउंट नहीं बल्कि 5 डायमंड डॉलर अकाउंट तक आप ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें EEFC एक और तीसरा अकाउंट है फॉरेन करेंसी अकाउंट, EEFC जिसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, EEFC अकाउंट। अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया
मे ओपन विथ एन अथराइज डीलर कैटेगरी 1, मतलब अथराइज डीलर जो कैटेगरी 1 का बैंक है इन इंडिया, एन अकाउंट इन फॉरेन करेंसी, तो ये फॉरेन करेंसी में अकाउंट होता है। जो ये आपका डायमंड डॉलर अकाउंट है फ्रेंड्स, ये भी आपका फॉरेन करेंसी में है, क्योंकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट की ही कर रहे हैं। डायमंड डॉलर EEFC अकाउंट जो होता है ये भी आपका फॉरेन करेंसी का अकाउंट होता है, ठीक है। अब इस एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में वो क्रेडिट कर सकता है 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड या इनवर्ड पेमेंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू दिस अकाउंट, मतलब कहने का 100% जितना भी पैसा जो है उसको, मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट किया है और 100 करोड़ आपके खाते में आने हैं, तो पूरा 100% आप इस खाते में एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। दीज EEFC अकाउंट्स आर करंट अकाउंट, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो अकाउंट होता है आपका EEFC, ये करंट अकाउंट होता है और करंट अकाउंट पर हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, यानी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि EEFC अकाउंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, यानी ये फॉरेन करेंसी में खोला जाता है। दूसरी बात हमने क्या समझी कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये करंट अकाउंट होता है और 100% जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है या जो विदेश से पैसा इंपोर्ट मतलब आना है वो 100% पर इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। और एक सबसे लास्ट बात कि नो क्रेडिट फैसिलिटी फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। अब मान लीजिए आपके EEFC अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो इस 100 करोड़ को जो है आप जैसे FD जमा करके हम लोन ले लेते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आपके जो EEFC अकाउंट में पैसा है उसके आधार पर कोई क्रेडिट फैसिलिटी आइदर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड शुड बी परमिटेड अगेंस्ट द, है ना, नो क्रेडिट फैसिलिटी, कोई क्रेडिट फैसिलिटी परमिट नहीं की जाएगी सिक्योरिटी ऑफ बैलेंस इन EEFC अकाउंट, ठीक है। तो EEFC अकाउंट में चाहे जितना पैसा भरा हुआ है, लेकिन इसको सिक्योरिटी मान करके हम कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका एक्सचेंज अर्नर फॉरेन अकाउंट, क्लियर हो गया होगा। ये आपके इसमें से दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, डायमंड डॉलर अकाउंट, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायमंड डॉलर अकाउंट में मैक्सिमम कितने अकाउंट खोल सकता है एक्सपोर्टर? 5। कौन खोलता है? वो एक्सपोर्टर जो कि जो है मतलब आपका हीरे का व्यापारी है, चाहे वो कच्चा हीरा हो या फिर जो है घिसा हुआ हीरा हो या हीरे की ज्वेलरी बनाता हो, ठीक है। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 2 साल का अच्छा होना चाहिए और एवरेज टर्नओवर 3 करोड़ रुपए का होना चाहिए, तभी उसे डायमंड डॉलर अकाउंट खोलना अलाउड होता है। EEFC अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है? तो ध्यान रखिएगा ये करंट अकाउंट होता है। इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है? नहीं, करंट अकाउंट होने की वजह से इसमें इंटरेस्ट नहीं दे सकता है। इसमें कितना एक्सपोर्ट प्रोसीड कितना किया जा सकता है? तो 100% एक्सपोर्ट प्रोसीड इसमें अलाउ होता है। अगर मान लीजिए EEFC अकाउंट में 500 करोड़ रुपए हैं, तो क्या इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट मान करके बैंक लोन दे सकता है? तो नहीं दे सकता है फ्रेंड्स, ओके। और किस करेंसी में होता है? इंडियन रुपए में होता है या डॉलर में होता है? तो फ्रेंड्स फॉरेन करेंसी में होता है, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, एन हो, जो भी हो, लेकिन फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा।